आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूज़ के लिए रेफरेंस में भाई ना तो मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां पहुंचा हूं, ना ही मेरा कोई संवाददाता वहां पर है। मैं तो आपके सामने जो अखबारों में लिखी हुई जानकारी है वो बांच के सुना देता हूं, और जो जानकारियां मुझे दूसरे अखबारों में यानी इंडिया से बाहर के अखबारों में मिलती हैं वो भी आपके सामने ले आता हूं। उनको आप एक बार के लिए ध्यान से देखें क्या कहते हैं। यहां पर एक न्यूज है जिसको आप देखें कि पुतिन फेसिंग आर्मी कैपिटुलेशन एज ट्रूप राइट एंड रिफ्यूज टू फाइट ऑन खैरसॉन फ्रंट। एक क्षेत्र जहां पर रूस की सेना ने लड़ने से इनकार किया है, रशियन मिलिट्री यूनिट इन सदर्न यूक्रेन। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है पुअर कंडीशंस की वजह से। अच्छा, अब आप सबको याद होगा अपन ने जब यूक्रेन वॉर कवर की है तो यूक्रेन वॉर के समय पर मैंने आप लोगों के साथ में कवर किया था कीव इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा बार। आपको याद होगा कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां का एक न्यूज चैनल है जिसने हर समय अपने आप को सारी तरह से अपडेट रखा है ना। ये सारी न्यूज चैनल्स हैं जो कि वहां की खबरें अपन तक भेजते हैं या अपन इनको फॉलो करते हैं। तो इसने भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया 5 सितंबर के दिन कि रशियन मिलिट्री यूनिट इन सदर्न यूक्रेन रिफ्यूजेस टू फाइट। Ukraine Operational Command South reported on September 5 that the Russian 127th Regiment of 1st Army Corps refuses to perform their duties due to lack of support। इसका मतलब ये है कि जब तक कीव इंडिपेंडेंट ने जो न्यूज़ दी हैं, वेरीफाइड अकाउंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण, उसने अपने सारी चीज़ें अपन से शेयर की हैं, ऐसी स्थिति में अगर ये बार बार ऐसी खबर दे रहा है इसका मतलब बात में कोई दम तो होगा। अब जिस जगह की बात हो रही है जरा उसे भी देख लेते हैं। मैप को जब भी हम पढ़ते हैं तो मैप में ऊपर की तरफ वाले हिस्से को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को साउथ कहते हैं। आपने अगर यहां लाइन देखी हो तो यहां लिखा है सदर्न यूक्रेन, और सदर्न यूक्रेन में जिस जगह की बात हो रही है दैट इज खैरसॉन। तो देखिए ये यूक्रेन है, इसके ऊपर की तरफ नदर्न यूक्रेन, नीचे की तरफ सदर्न यूक्रेन। सदर्न यूक्रेन में ये वाला जो क्षेत्र है ना दैट इज खैरसॉन। कहां पर है ये? तो ये क्रीमिया के उत्तर की तरफ है। इस क्षेत्र के अंदर यहां पर ये बात आई बाहर कैसे? तो इसकी खबर कुछ यूं है कि असल में यहां पर इनकी 127वीं रेजिमेंट के कमांडर्स ने लड़ाई करने से इनकार कर दिया खैरसॉन के अंदर। अच्छा, अब मैं इसके पीछे थोड़ी और कहानी बताता हूं। कहानी यह है कि असल में खैरसॉन रीजन के अंदर रूस के द्वारा रेफरेंडम कराया जा रहा था। अब ये रेफरेंडम क्या होता है? ये है जनमत संग्रह। अब इसको कैसे समझे? इसको आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि रूस ने कभी भी यूक्रेन के ऊपर जो वॉर है या फिर यूक्रेन के ऊपर जो इसने चढ़ाई करी है, इसे वो यूक्रेन की लड़ाई नहीं कहता, वॉर शब्द यूज नहीं करता है। वो कहता है कि भाई हम तो अपना मिलिट्री ऑपरेशन करने वहां गए थे। मिलिट्री ऑपरेशन करने क्यों गए थे? तो इनका हमेशा से तर्क ये रहा है कि रूस का ये वाला जो क्षेत्र है ना, डॉनबास वो वाला एरिया जिसके अंदर लुहांस्क और डोनास्क नामक जो जगह है जो मिनरल रिच है, इस डॉनबास वाले क्षेत्र के अंदर बोले यहां पर यूक्रेन की जो सेना है वो रूस के समर्थित जो लोग रहते थे यूक्रेन में उनके साथ अत्याचार कर रही थी। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये डॉनबास क्षेत्र के ऊपर ही अटैक करने क्यों गए? ये अटैक नहीं बोलते हैं, मैं फिर से करेक्ट कर दूं आपको, ना ही ये वॉर बोलते हैं। ये कहते हैं कि हम तो मिलिट्री ऑपरेशन किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि डॉनबास क्षेत्र में रूस के समर्थित लोग रहते हैं और उनके ऊपर यूक्रेन की जो सेना है वो बहुत ज्यादा जुल्म ढा रही थी। इसी कारण फरवरी 23 के दिन हमने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी थी। ठीक है साहब, तो उनकी हिफाजत करते करते ये और क्षेत्रों में फैलने लगे। जिन क्षेत्रों में फैलने लगे उन क्षेत्रों के लिए भी यही शब्द यूज में लिया गया कि यहां पर भी रूसी समर्थित लोग रहते हैं। क्रीमिया को भी यही कह करके इन्होंने अपने कब्जे में 2000, मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कब लिया था, जब G8 से G7 बना था, है ना, तो तब इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। अब इसके उत्तर में ये वाला जो क्षेत्र है ना, अब इस पर कब्जा चल रहा है। इस कब्जे की कहानी में हो क्या रहा है कि ये जहां जाते हैं वहां जनमत संग्रह कराते हैं। अब जनमत संग्रह क्या है? मान लीजिए 100 लोग कहीं हैं, उनसे ये पूछा जाए कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, यूक्रेन के साथ कि रूस के साथ या स्वतंत्र। इस प्रकार अगर आम आदमी से या रहने वाले लोगों से मतदान के माध्यम से पूछ लिया जाए तो इसे जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इस खैरसॉन नामक जो क्षेत्र है यहां पर जनमत संग्रह कराना निर्धारित किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? मजबूरी में रशिया ने, क्योंकि देखिए दो बातें यहां पर स्पष्ट हैं और यह बात अपने आप में इस बात को क्लियर करती है क्या कि रशिया ने 6 सितंबर के दिन, 5 सितंबर की न्यूज क्या है? रशियन फोर्सेस ने बगावत कर दी। उसके बाद 6 सितंबर की न्यूज क्या है? रशिया पोस्टपोन्ड खैरसॉन रेफरेंडम इन यूक्रेन अमिड फाइट बैक। इसका मतलब बात में तो दम है। फोर्सेस ने बगावत भी की है और परिणाम सामने है। आम आदमी भी वहां पर रेफरेंडम नहीं करवाना चाहता। वो कहता है कि आप ये जो रेफरेंडम कर रहे हो इसके माध्यम से जबरदस्ती हमें रशियन कहने लगोगे या हमें यूक्रेन से अलग कर दोगे।
उम्मीद है कि आपको यह तथ्य समझ में आ गया होगा। रेफरेंडम ना होना भी अपने आप में रूसी फोर्सेस के सरेंडर का ही निशाना है, क्योंकि रूसी फोर्सेस ने अभी तक अपने द्वारा दबाव में ही इन लोगों से सारे काम करवाए थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में मैं उम्मीद कर रहा था, आदित्य आर्या ने आंसर भी दे दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। द राइट आंसर इज 2014। तभी रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया था और उसके बाद में G8 से उसे बाहर निकाल दिया गया। आज G7 सर्वाइव करता है, G8 सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, रूसी सेना से जब पूछा गया कि रेफरेंडम कब होगा, तो इन्होंने कहा रेफरेंडम पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कुछ और होगा। जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें निकल कर आ रही हैं, उसमें जानकारी मिल रही है कि सैनिक वहां पर इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब ये रूस से काफी दूर जगह है और वहां पर इनको पर्याप्त मात्रा में रसद आपूर्ति नहीं हो रही है, ना ही इन्हें मेडिसिन मिल रही है, ना ही इनकी सुरक्षा के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति के अंदर रूसी सेना बैकफुट पर चल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये सारी न्यूज जो है वो कीव इंटरनेशनल की इंडिपेंडेंट ने बड़ी मात्रा में साझा की है। ठीक है, अब इस बीच में एक खबर मार्केट के अंदर और आई। जैसा आप सबको मालूम है कि जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसको अपन अमेरिका और यूरोप समर्थित दुनिया कहते हैं, उसने तो लगभग रशिया के ऊपर पाबंदी लगाई, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी थे जो रशिया के समर्थन में आए। उनमें से एक था नॉर्थ कोरिया, ईरान या फिर सीरिया। ये वो देश थे जिनको रशिया हमेशा से समर्थन देता आया। मार्केट में न्यूज ये निकलकर आई न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से, छोटी मोटी खबर होती तो शायद हम ना लेते। रशिया इज बाइंग नॉर्थ कोरियन आर्टिलरी अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस। अब देखिए, या तो हम इस अखबार की क्रेडिबिलिटी को डाउट करें या नॉर्थ कोरिया की ताकत को हम मान लें कि वो अपना आर्टिलरी जो है वो रशिया को बेच रहा है। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जिसने लोगों को भूख से तड़पते हुए बचाने के लिए कहा कि जितना ज्यादा हो सके टॉयलेट करें खेतों में जाकर ताकि यूरिया बनने लगे। आप सोच सकते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया इनको आर्टिलरी बेच रहा है। अब खबर में कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता। रशिया हमेशा इन खबरों का खंडन यूं करता है कि ये वेस्टर्न मीडिया के द्वारा चलाया गया मात्र एक प्रोपेगेंडा है। आप खबरों में और इधर की तरफ भी देख सकते हैं, बीबीसी की खबर है कि नॉर्थ कोरिया सप्लाइंग रशिया विद वेपन्स से यूएस, अमेरिका का ऐसा कहना है। ठीक है, ये तो हो गई साहब, मतलब ये अपने आप में वो वाली बात हो गई, सूरज को कोई दीपक दिखा रहा है। दुनिया रशिया से सामान खरीद रही है, लेकिन रशिया को नॉर्थ कोरिया सामान बेच रहा है। खैर, यहां पर आप देख सकते हैं रशिया इज बाइंग, तो ये डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने भी ये सारी जानकारी यहां पर साझा कर दी। अच्छा, इसके बाद में अब क्या होता है? अब आप जानना चाहेंगे पुतिन क्या बोले। ये तो सारा वेस्टर्न वर्ल्ड बोला, तो पुतिन क्या बोला? पुतिन मंच का उपयोग करते हैं, जहां जाते हैं अधिक स्पीकर और मॉडरेटर यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन ने एज यूजुअल अपनी जगह की। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो हमारे लिए समझ रहे थे कि हमारे ऊपर जब प्रतिबंध लग जाएंगे तो रशिया बर्बाद हो जाएगा। ऐसा हो ना सका। आई एम श्योर दैट वी हैव लॉस्ट नथिंग। हमने कुछ नहीं खोया है एंड वॉन्ट लॉस्ट एनीथिंग, और हम कुछ भी नहीं खोएंगे। लोगों ने हमारे ऊपर सैंक्शन का बुखार चढ़ाया, लेकिन रशिया और मजबूत रूप से होकर निकल कर आया है। द मेन थिंग वी विल गेन इज स्ट्रेंथनिंग आवर सॉवरेनिटी। हमारी संप्रभुता और ज्यादा मजबूत और निखर कर सामने आई है। हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कमी पाई है, यानी महंगाई पर भी हमने नियंत्रण पाया है। दुनिया से हमारे संबंध और बेहतर हुए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने निकलकर आया है। यह है साथियों ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जिसके बारे में आप याद ये रख लें कि यह इसकी 7वीं बैठक है, प्रतिवर्ष होती है। 2015 में पुतिन ने ही इसकी शुरुआत की थी। इसका नाम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है। यहां पर दुनिया भर के देश, मतलब औद्योगिकीकरण या फिर जितनी भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, उनके लिए आपस में आकर बैठते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी। अब एक सवाल बनता है, सर इंडिया का ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में क्या योगदान है? चलिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये मैंने आपको जानकारी साझा कर दी है कि पुतिन ने यूक्रेन पर सेना क्यों भेजी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वहां पर यूक्रेन की सेना रशियंस के साथ गलत कर रही है। अब इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत के प्रधानमंत्री भी बोले, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं, अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिए जो वहां जाके बजाया गया। ठीक है, उसमें ये क्या बोले, ये इनके हमने ट्विटर अकाउंट से ही निकाल लिया है। इन्होंने कहा सितंबर 7 की बात है, यानी कल की बात है। इन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि व्लादिवोस्टॉक में आयोजित हो रहे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आपसे वर्चुअली जुड़ने का मौका मिला।
इसी महीने व्लादिवोस्टक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हुए। कॉन्सुलेट का मतलब एक प्रकार से आसान भाषा में यह समझिए कि अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए भारत को व्लादिवोस्टक जाना हो या व्लादिवोस्टक से इंडिया कोई आ रहा हो तो उन्हें वहीं से इंडियन अथॉरिटी परमिशन दे देंगी। ठीक है, भारत यहां पर कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश था। भारत ने इस बात को यहां पर याद दिलाया। प्रधानमंत्री के और भाषणों में जब शब्दों को पढ़ेंगे तो आप यहां देखेंगे एक शब्द यहां पर बड़ी खूबी से लिखा गया है, दैट इज यूक्रेन संघर्ष। ये बड़ा ही समझा हुआ ट्रिकी सा पॉइंट लग रहा है। कोई वॉर नहीं, कोई मतलब ऑपरेशन नहीं, इंडिया ने अपना शब्द खेला, दैट इज यूक्रेन संघर्ष। इसमें लिखा है कि आज के ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में जहां विश्व के किसी भी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती हैं, प्रभावित करती हैं, यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो मैसेज में यह सारी बातें वहां पर बोली और कहा कि यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत में हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। साथ में आपको मालूम होना चाहिए दुनिया का जो नॉर्थ पोल है, जिसको आप आर्कटिक के नाम से जानते हैं, आर्कटिक सी के कवर जो है, चूंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक दुनिया इनको इंडिपेंडेंट पोल मानती है या फिर ये मतलब समझिए कि क्षेत्र मानती है जो सबके लिए खुले हैं। ऐसी स्थिति में भारत आर्कटिक क्षेत्र में रशिया के माध्यम से जाना चाहता है, तो भारत ने अपनी बात भी वहां पर रखी और उन्होंने कहा कि भारत आपके साथ फार्मा डायमंड्स के साथ में हम ईस्टर्न जो हिस्सा है ना, ये फार ईस्ट जो रशिया ने ये क्षेत्र है, इसमें निवेश करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि भारत यहां पर गया और भारत ने अपनी बातें पुरानी भी साझा करी। यहां पर प्रधानमंत्री की ये तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं जो कि 5 सितंबर 2019 की है। उस समय प्रधानमंत्री सशरीर वहां गए थे और वो इस मीटिंग में शामिल हुए थे। आप इस तस्वीर में बड़ी ही रोचक चीज देखेंगे, यहां पर जो आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं दैट इज शिंजो आबे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। साथियों, शिंजो आबे भी उपस्थित थे, दैट मीन्स जापान के प्रधानमंत्री यहां पर हैं जो कि इन दिनों रशिया के साथ क्यूरिल आइलैंड को लेकर विवादों में चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का यहां पर भाषण था। उस भाषण में जो बातें कही वो हमने यहां लिख कर दे दी हैं, जो कि आपको सेशन खत्म होने पर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। काफी बढ़िया बढ़िया बातें यहां पर लिखी गई हैं तथ्यात्मक रूप से। आप इसको किसी पार्टी का भाषण ना समझें, देश क्या सोचता है दूसरे देश के बारे में वो बातें हैं, है ना। साथियों, मैं यहां पर एक चीज और बता दूं, भारत ने वर्ष 2021 में भी व्लादिवोस्टक में पार्टिसिपेट किया था। दैट मींस हमारे लिए ये ईस्ट इकोनॉमिक फोरम बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस सेशन की सभी जानकारी जो मैंने अभी आपके सामने पीपीटी साझा की है, ये थोड़ी ही देर में आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, उस पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, ये सारी चीजें हम बता देंगे। इसी बीच में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक आरोप